प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने इसके पहले ज्योग्राफी का जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में भारत की आकार और स्थिति के बारे में पहले वीडियो में आपको समझाया गया। आज का जो टॉपिक होगा वह भारत के आकार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बुक से आप पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल जो है, अगर क्षेत्रफल निकालें तो भारत के कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह जो है पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% आता है। यानी पूरे विश्व के जो भूभाग हैं उसमें भारत का जो स्थान है वह 2.4%। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आता है। इसके पहले कल बताया गया था जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का जो स्थान है चीन के बाद 5वां स्थान आता है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वां स्थान है। इसके पहले जो बड़े जो देश है क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा देश रूस है, घटते हुए क्रम में अगर देखें तो रूस, फिर कनाडा, इसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इसके बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब जाके 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान। इसके बाद से हम चर्चा करेंगे भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको शॉर्ट में IST भी कहते हैं। और यह जो मानक समय निर्धारित किया गया है वह भारत के ग्लोब पे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर भारतीय मानक समय को निर्धारित किया गया है। इसको हम दूसरे नाम मानक देशांतर रेखा या मानक मान्यतर रेखा भी कहते हैं। यह मानक मान्यतर रेखा जो है भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी जो स्थान है उससे होकर गुजरता है। मानक समय जो है, भारतीय मानक समय, ग्रीनविच मानक समय मीन टाइम, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारित करने का जो जगह है जो जापान में स्थित है, ग्रीनविच मीन टाइम उसको बोलते हैं। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटा अर्थात 5 घंटा 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अर्थात यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। दूसरी चीज, अगर भारत की बात करें तो भारतीय मानक समय गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो समय का अंतर होता है उसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। और इसी अंतर से बचने के लिए भारत में मानक समय का निर्धारण किया गया है। यानी कि जो 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के मध्य जो देशांतर मानक समय का जो 2 घंटे का अंतर है, इसी
स्थानीय समय से इसी अंतर से बचने के लिए मानक समय निर्धारित किया जाता है। दूसरी चीज इसमें समझिए, जो ग्लोब पे देशांतर का एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है, समय होता है, वह 4 मिनट होता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन जिसका आंसर है कि दो समांतर रेखाओं के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो इस प्रकार से भारतीय समय को एक सामान्य रूप से समझने का, भारतीय मानक समय को सामान्य रूप से समझने के लिए इसमें जो समझना है कि पूर्वी देशांतर रेखा भारत को 82 डिग्री 30 मिनट पर 30 मिनट से होकर गुजरती है, और यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी के स्थान से होकर गुजरती है। इसके कई नाम है, मानक देशांतर रेखा या मानक मान्योत्तर रेखा। इसके बाद से अगला जो पॉइंट है, भारत एवं विश्व। भारत एवं विश्व का तात्पर्य है कि भारत की जो स्थिति है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, वह विश्व में क्या महत्वपूर्ण योगदान रखती है, विश्व में उसका क्या योगदान है। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और मध्य में स्थित है, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप में अपना एक विस्तारित प्रभाव दक्षिण विस्तार के रूप में दिखाई देता है। यह जो है भारतवर्ष एक ऐसे जगह पे स्थित है जिसकी दोनों तरफ, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, जिसमें पश्चिम में आप जाएंगे तो आपको अरब सागर मिलेगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर का एक विस्तृत क्षेत्र, लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर का हिंद महासागर का क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार से हम देखें तो हिंद महासागर का ये जो विस्तृत क्षेत्र है वह भारत से जुड़े हुए जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, जिसमें हम जलमार्गों का प्रयोग करते हुए एक देश से दूसरे देश से जोड़ने का जो क्रम है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अफ्रीका, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के देशों को पूर्वी देशों जिसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से भारत की जो कंडीशन है वह विश्व के अनेक महाद्वीपों जैसे अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और पश्चिमी एशिया के जो अनेक प्रकार के देश हैं, अनेक देशों को पूर्वी देशों से, जिसमें मुख्य रूप से चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ जोड़ने का काम करता है। महासागरीय जलमार्ग भारत के निकट से होकर ही गुजरते हैं। इस प्रकार हिंद महासागर जो है भारत की स्थिति में एक आपसी परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र स्थान रखता है। भारत चूंकि केंद्रीय स्थान स्थिति में होने के कारण ही पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाले देशों के जलमार्गों के समीप स्थित है, नज़दीक स्थित है, अर्थात पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों अर्थात या पश्चिमी देशों से पूर्वी देशों की तरफ आवागमन की जितनी भी जलमार्ग की व्यवस्था है, जो भी जलमार्ग हैं, वह जो है हिंद महासागर से होकर ही गुजरते हैं और ये जलमार्ग भारत के निकट पड़ते हैं। इस प्रकार से यह भारत जो है पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं को व्यापारिक माध्यम से या सांस्कृतिक माध्यम से आपस में जोड़ने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। दूसरी चीज, स्वेज नहर की स्थिति के बारे में अगर चर्चा करें तो बुक में आप देखेंगे, मानचित्र का अगर अवलोकन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर शुरू हो गया और इसके वजह से भारत एवं यूरोप के बीच जो दूरी हो गई वह 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी यूरोपी और भारत और यूरोप के बीच
जो व्यापारिक मार्ग थे, जो उसकी दूरी थी, उसमें काफ़ी कमी होते हुए 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। तो इस प्रकार सुएज नहर का भी अपना एक बड़ा योगदान है। व्यापारिक जलयानों के दूरी को कम करते हुए जो व्यवस्था प्रदान की गई सुएज नहर के माध्यम से, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी चीज, इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध। तो भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ जो संबंध है, तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि भारत का विश्व के साथ जो संबंध है, प्राचीन काल से भारत का विश्व के अन्य देशों से बहुत ही ज़्यादा संपर्क प्राचीन काल से ही देखने को मिला। पहले जल स्थल मार्गों से ही ज़्यादा आवागमन होता था, लेकिन बाद में जल मार्गों के खोज के माध्यम से, खोज के कारण स्थल मार्गों की अपेक्षा जल मार्गों से ज़्यादा आवागमन होना शुरू हो गया। इन संपर्कों के माध्यम से क्या हुआ कि प्राचीन विचारधारा, अनेक प्रकार की वस्तुओं और संस्कृतियों का योगदान, आवागमन, आदान प्रदान होता रहा। दूसरा जो कारण है इसमें कि इसके परिणाम स्वरूप आवागमन और विचारों के आदान प्रदान में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जैसे उपनिषदों के विचार, रामायण और महाभारत या अन्य प्राचीन ग्रंथ, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली, ऐसी जो व्यवस्था थी, भारत से दूसरे देशों में इसका आदान प्रदान होना शुरू हो गया। भारत में भी विदेशों से अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की कला, स्थापत्य कला या वास्तुकला की अगर बात करें, तो अनेक प्रकार की चीज़ों का भारत में भी दूसरे देशों से आवागमन होना शुरू हो गया। एग्जाम्पल अगर देखें तो यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक चिन्हों, मीनारों, गुंबदों या अन्य कलाकृतियों के प्रभाव जो हैं, जो विदेशों में थे, वह प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों से आते हुए देखा गया। और इस प्रकार से विचारों के आदान प्रदान के साथ ही अन्य स्थापत्य कलाओं और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान देखने को मिलता है। दूसरी चीज, वर्ष 1947 से पहले भारत में प्रांत और रियासत के दो प्रकार के राज्य थे। प्रांत पे जो शासन होता था वो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी शासकों द्वारा, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी शासन करते थे प्रांतों में, और रियासतों में जो है यहाँ के स्थानीय शासकों द्वारा यहाँ पर शासन प्रक्रिया चलाई जाती थी। अर्थात प्रांतों की अगर बात करें तो अंग्रेजी अधिकारी नियुक्त होते थे वायसराय के द्वारा, और जो यहाँ के रियासत थी, यहाँ पे जो शासन व्यवस्था होता था वह स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता था। अब भारत के पड़ोसी देशों के विषय में भी चर्चा कर लिया जाए तो भारत दक्षिणी एशिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, और इसके अगल बगल आसपास बहुत सारे देश भूभाग से जुड़े हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उत्तर पश्चिम में देखें, उत्तर में देखें तो चीन, नेपाल और भूटान है, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। इसकी जो सीमाएं जुड़ी हुई हैं वो आपस में भौगोलिक सीमाएं जुड़ी हुई हैं, अर्थात ये जो सीमा है वो भारत के सीमा से जुड़ी हुई देश है। इसके अलावा दक्षिण में अगर देखें तो आप दक्षिण में जाओगे तो हिंद महासागर, और उसके पश्चिम में जो अरब सागर है उसमें मालदीव, तथा दक्षिण में श्रीलंका हिंद महासागर में है, वो अपना अलग देश के रूप में भारत से अपना गहरा संबंध बना के रखे हुए हैं। श्रीलंका और भारत के मध्य जो है एक मार्ग है जिसका नाम है, यह छोटा समुद्री रास्ता जिसका नाम है
पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश जिसमें जो अन्य विशेष अपने पड़ोसी देशों से विशेष लगाव रखने के साथ ही साथ वह विश्व के अनेक देशों, एग्जाम्पल यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के अनेक देशों से अपने व्यापारिक संबंध और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बना के रखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत एक आकार की स्थिति के दृष्टिकोण से और भारत जो है विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुआ है। तो इस प्रकार टॉपिक आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में, अब अगले वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा।